हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद स्मरणिता शर्मा में। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 रेगुलेटिंग एक्ट वाला करेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये हम फालतू का एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में ये भी। तो 1757 में प्लासी युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़ जो हैं वो विनर हुए। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेज़ों की कंपनी थी, तो उनका शासन हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट एक्ट आया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस एक्ट में क्या हुआ, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इसमें क्या क्या हुआ, तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण हो गया। ठीक है, राजनीतिक व प्रशासनिक मामले में। ठीक है, अब 1773 एक्ट में बीओडी के 24 मेंबर थे और बीओडी के 24 मेंबर थे। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में बीओडी के कितने मेंबर थे, 24 थे। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो बंगाल का गवर्नर जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स है और इनका कार्यकाल जो है वो 1773 से 1785 तक है। ठीक है, अब आगे 1774 में क्या हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर क्या हुआ कि 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो एक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और बाकी अन्य न्यायाधीश। तो पहले न्यायाधीश कौन थे इस एक्ट में, 1773 के एक्ट में, सर एलिजा एम्पे। अब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या लिया गया निर्णय कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब निजी व्यापार नहीं कर सकती है और ना ही भारतीयों से रिश्वत ले सकती थी। तो अगला एक्ट है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इसमें कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे एक्ट आया 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें दोहरे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बीओडी के 24 मेंबर और बीओसी में जो हैं वो बीओसी के कितने मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स थे। तो बीओडी जो थे वो व्यापारिक मामले देखती थी और बीओसी जो है वो राजनीतिक मामले देखती थी। अब गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए पहले तो 4 मेंबर्स थे लेकिन अब कितने हो गए, 3 मेंबर्स। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ बीओडी और बीओसी के रूप में। तो बीओडी में 24 मेंबर थे जो कि व्यापारिक मामले देखते थे, बीओसी के 6 मेंबर थे जो कि राजनीतिक मामले देखते थे। गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए पहले 4 मेंबर्स थे और अब 3 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट एक्ट आया 1793 का चार्ट्स अधिनियम। तो ये इंग्लिश गवर्नमेंट द्वारा ही लाया गया। तो अब क्या हुआ बेटा, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो पता चला, इस एक्ट में क्या बताया गया कि बीओडी जो बीओसी के मेंबर्स हैं उनको वेतन जो है वो भारतीय राजस्व कोष से ही जाता था। अब क्या हुआ कि अब पहले तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, पहले तो मतलब कि उसके अंडर जो है वो बंगाल का ही एरिया था, लेकिन अब बंगाल के गवर्नर जनरल को मुंबई, मद्रास पर्यवेक्षण का भी अधिकार मिल गया और कंपनी का शासन जो है वो 1793 में 20 साल और इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट है 1813 का चार्टर अधिनियम। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी कंपनी का अधिकार जो है वो 20 साल और बढ़ा दिया गया। 1813 में क्या हुआ कि कंपनी का भारत पर एकाधिकार समाप्त हो गया और कंपनी का जो है वो चीन पर एकाधिकार जो है वो बना रहा। अब क्या हुआ कि 1813 के एक्ट में ईसाइयों को यानी कि क्रिश्चियंस को परमिशन दे दी कि वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करें। अब 1833 के एक्ट में क्या हुआ कि अब कंपनी का जो है वो चीन के साथ भी एकाधिकार जो है वो ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ कि जाति पाति के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव भी ख़त्म हो गया और बंगाल का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट में ही बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। अब पहले गवर्नर जनरल जो हैं वो इंडिया के कौन से थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब क्या हुआ, परिषद में एक विधि सदस्य जुड़े। ठीक है ना, परिषद में एक विधि सदस्य जुड़े 1833 के एक्ट में। अब 1834 में मैकोले की अध्यक्षता में प्रथम
विधि आयोग का गठन हुआ और इस एक्ट के अंडर ही दास प्रथा की समाप्ति होगी। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यही है कि चीन के साथ भी कंपनी का एक अधिकार खत्म हो गया। जाति पाति के आधार पर सरकारी चयन में भी भेदभाव समाप्त हो गया। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। पहला गवर्नर जनरल इंडिया का लॉर्ड विलियम बेंटिक है। परिषद में एक विधि सदस्य जुड़े और दास प्रथा की समाप्ति हुई और 1834 में मैकॉले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट एक्ट है 1853 का एक्ट। तो अब क्या हुआ कि बीओडी में 24 मेंबर्स थे, अब मेंबर्स घट के 18 हो गए बीओडी में। और गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति हुई। ये 6 नए सदस्य जो हैं वो विधान परिषद में, कहाँ पे, विधान परिषद में। बेटा याद रखना 1853 में गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति हुई और ये विधान परिषद में और कानून निर्माण प्रक्रिया में मदद करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, 1854 में मैकॉले समिति द्वारा सिविल सर्विसेज में खुली भर्ती हुई। 1854 में मैकॉले समिति द्वारा सिविल सर्विस में खुली भर्ती होने लगी। ठीक है ना, 1854 में मैकॉले समिति द्वारा सिविल सर्विसेज में खुली भर्ती होने लगी, याद रखना। अब आया 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अब क्या हुआ, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इसमें कंपनी का भारत पर शासन खत्म हो गया। अब भारत पर किसका शासन था, तो भारत पर था ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का शासन। बीओडी बीओसी रिप्लेस हो गए 1858 के अधिनियम में। जो भारत सरकार अधिनियम था इसमें बीओडी बीओसी जो है वो रिप्लेस हो गए भारत सचिव में। भारत सचिव में 15 मेंबर्स थे और इनकी इनकम जो है वो इंडिया के खजाने से ही जाती थी। अब भारत का गवर्नर जनरल जो है वो भारत के वायसराय के रूप में चेंज हो गया। तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, लॉर्ड कैनिंग, और पहले वायसराय कौन थे इंडिया के, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 1858 में क्या हुआ, कंपनी का भारत पे शासन खत्म हो गया। भारत पे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का शासन था। बीओडी बीओसी रिप्लेस हो गए, भारतीय सचिव में चेंज हो गई। इनकम भारतीय खजाने से जाता था। 15 मेंबर्स थे इनके। गवर्नर जनरल इंडिया का वायसराय ऑफ इंडिया में चेंज हो गया। पहला वायसराय इंडिया का लॉर्ड कैनिंग था और लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया के भी लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट एक्ट है 1861। अब वायसराय की हेल्प के लिए पहले क्या था, अब हमने देखा था कि 1853 के एक्ट में था कि गवर्नर जनरल की हेल्प जो है वो विधान परिषद के 6 नए मेंबर्स करते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, 1861 वाले एक्ट में क्या हुआ कि अब वायसराय था 1861 में, तो वायसराय की हेल्प के लिए जो है वो कार्यकारी परिषद के 5 मेंबर्स थे और विधानसभा। अब वायसराय की हेल्प के लिए दो जुड़ गए, कार्यकारी परिषद और विधानसभा। तो कार्यकारी परिषद की मेंबर्स थे 5 और एक मेंबर और बढ़ा दिया गया, मतलब 6 मेंबर्स हो गए कार्यकारी परिषद में वायसराय की हेल्प करने के लिए, और विधानसभा भी वायसराय की हेल्प करते थे। अब 1861 एक्ट में क्या हुआ, विधानसभा की स्थापना हुई। तो विधानसभा की स्थापना हुई तो 3 भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में ऐड कर दिया गया। तो वो 3 भारतीय कौन थे जिन्हें गैर सरकारी सदस्य के रूप में ऐड किया गया, सर दिनकर राव, बनारस के राजा, पटियाला के राजा। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। तो 1861 एक्ट में वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ठीक है, और अवधि कितनी थी, 6 मंथ तक। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 से 12 के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार था। अब है 1873 का अधिनियम। तो 1873 के अधिनियम में बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कभी भी भंग नहीं हो सकती है। 1876 का शाही अधिनियम आया। अब क्या हुआ कि वायसराय जो है वो वायसराय की मदद करने के लिए कार्यकारी परिषद वायसराय की मदद करती थी। तो इसमें 6 मेंबर्स थे ना कार्यकारी परिषद में। तो 1876 के शाही अधिनियम में एक और मेंबर्स बढ़ाया गया और 28 अब इस एक्ट के अंडर 28 अप्रैल 1876 को घोषणा हुई कि महारानी विक्टोरिया जो है वो भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया। अब आ गया है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अब वायसराय की मदद के लिए विधान परिषद और केंद्र परिषद, विधान परिषद केंद्र परिषद का विस्तार हुआ। वो
व 4 गैर सरकारी सदस्यों को इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो 1861 के एक्ट में 3 भारतीय सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में जोड़ा गया, लेकिन 1892 भारतीय परिषद अधिनियम में 4 गैर सरकारी भारतीय सदस्यों को इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा जोड़ा गया और इनको ना बजट पे बहस करने का भी राइट था। इन सदस्यों को बजट पे बहस करने का राइट था, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन करने का राइट नहीं था। अब क्या हुआ कि कार्यकारी परिषद में जो है, कार्यकारी परिषद में पहले कितने मेंबर्स थे? 1861 के एक्ट में 6 से 12, लेकिन अब कितने हो गए? और 1876 में तो 7 मेंबर्स हो गए थे। अब 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में 10 या 16 की नियुक्ति का अधिकार हुआ और निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई, यानी कि वोट सिस्टम, ये भी 1892 भारतीय परिषद अधिनियम से स्टार्ट हुआ। अब नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार, यानी कि 1909 का एक्ट है मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले कौन था? ये इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और मिंटो वाइसराय थे। अब मार्ले मिंटो में 1909 के एक्ट में क्या हुआ कि विधानमंडल की आकार शक्ति में वृद्धि हुई। अब जो है सदस्यों को सार्वजनिक विषयों पे क्रॉस क्वेश्चन करने का भी अधिकार था। पृथक निर्वाचन के आधार पे मुस्लिम को अलग सीट मिली। अब विधान परिषद की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ी। पहले कितनी थी विधान परिषद? बड़े पैमाने पर बढ़ी, मतलब 60 तक बढ़ गई। वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय कौन थे? तो वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो हमारा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार वाला एक्ट खत्म हुआ। अब है 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसको मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। अब वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य थे। ठीक है, तो उसमें 3 भारतीय होना जरूरी थे। अब देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हुई, तो वो द्विसदन कौन कौन से? राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद। तो राज्य परिषद में 60 सदस्य थे और केंद्रीय विधान परिषद में 144 सदस्य थे। अब 60 सदस्य में से 34 सदस्य जो है वो चुनाव द्वारा नियुक्त हुए और 26 जो थे वो मनोनीत। और केंद्रीय विधान परिषद में 144 सदस्य थे, जो कि 104 चुनाव द्वारा नियुक्त हुए और 40 मनोनीत। अब पहली बार जो है वो वुमेन को राइट था वोट करने का। 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में फर्स्ट टाइम जो है वुमेन को राइट मिला वोट करने का। ठीक है, अब इस एक्ट के अंडर क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के 2 सदस्य, वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो 1919 के एक्ट के अंडर। अब 1919 के एक्ट के अंडर केंद्रीय विधान परिषद का कार्यकाल जो है वो 3 साल था, 3 साल रखा गया। 1926 में 1919 के एक्ट के अंडर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। अब इसी एक्ट के अंडर जो 1919 के एक्ट के अंडर ही राज्य में द्वैध शासन प्रणाली नियुक्त हुई, और जिसमें कि हस्तांतरित और आरक्षित रूप में। हस्तांतरित में कौन कौन से विषय आते हैं? शिक्षा, पुस्तकालय। अब देखो बेटा, शिक्षा कैसे करते हैं? पुस्तक पढ़ के आप चिकित्सा वाले क्षेत्र में जाते हो, फिर वहाँ पे अब आपके पास पैसे आ जाए, फिर सार्वजनिक विभाग, मनोरंजन, तो ये सभी हस्तांतरित में आते हैं। थोड़ा लर्न करने का ट्रिक बता रही हूँ। तो आरक्षित मामले में पैसों से रिलेटेड वित्त मामले, भूमि कर, टैक्स वगैरह, पेंशन वगैरह, अकाल पेंशन। ठीक है, फिर आपराधिक मामले, अब पैसों के चक्कर में अपराध हो जाते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। फिर समाचार में आते हैं अपराध, समाचार पत्र। ठीक है, फिर सिंचाई और बिजली पानी से बिजली पैदा होती है, तो ये सभी आरक्षित में आते हैं। तो इस विषय जो आरक्षित मामले हैं, इन विषयों में वायसराय जो है वो कार्यकारी परिषद की मदद लेता है, और हस्तांतरित विषयों में वायसराय जो है वो विधान परिषद की मदद लेता है। अब बेटा 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंडर केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। अब भारतीय सचिव को भी राइट है कि वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। तो भारतीय सचिव को अब राइट मिल गया है कि वो जो है वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं, यानी कि कैग की। अब 1919 का अधिनियम आया, तो बेटा अब
बोला गया कि 10 साल बाद चेक करना है कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे, ठीक है। लेकिन 10 साल ख़त्म होने से पहले 1927 में साइमन कमीशन गठन हो गया, जिसमें 7 मेंबर्स थे। तो 3 फरवरी 1928 में साइमन मुंबई कब आया? 3 फरवरी 1928 में। अब साइमन के स्वागत में इंडियंस ने काले झंडे फहराए, नारे लगाए, गो बैक साइमन, और लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई। तो साइमन कमीशन आयोग की स्थापना कब हुई? 8 नवंबर 1927 को। कब हुई? 8 नवंबर 1927 को। अब आगे है 1935 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो 1935 का भारतीय परिषद अधिनियम, अब 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां जो है वो 1935 के भारतीय परिषद अधिनियम से लिए गए। अब द्वैध शासन राज्यों में खत्म हो गया और केंद्र में शुरू हो गया। द्वैध शासन जो है वो राज्य में तो खत्म हो गया, लेकिन केंद्र में अभी तक जो है वो द्वैध शासन है, ठीक है। अब केंद्र व प्रांत में कानून बनाने की शक्तियां अलग अलग, केंद्र व प्रांत में चुनाव कानून बनाने की शक्तियां जो है वो अलग अलग हैं। इसके तहत 1935 अधिनियम के तहत ही केंद्र व राज्य में कानून बनाने की शक्तियां अलग अलग हैं। इसके तहत 3 सूचियां जोड़ी गई। परिसंघ सूची जो जिसमें कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास है, प्रांतीय सूची में प्रांत के पास है, और समवर्ती में केंद्र और प्रांत दोनों के पास है। तो परिसंघ सूची जो है उसमें कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास है। तो केंद्र जो है जैसे करेंसी से रिलेटेड नौसेना, वायुसेना, जल सेना, ये केंद्र के पास शक्ति है, ठीक है। अब आगे समवर्ती सूची में जैसे सिविल सर्विसेज हो गई, मैरिज हो गई, तो इसमें केंद्र और राज्य जो है वो दोनों ही के पास है। और प्रांत शक्ति यानी कि इसमें राज्य के पास ही ये शक्ति। तो पुलिस जैसे लोकसभा, शिक्षा, ये राज्य के पास है। तो 1935 के एक्ट में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया। पहली बार 1937 में प्रांतीय चुनाव करवाए गए। फिर अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन 1940 का, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन 1946 का। कैबिनेट मिशन के टाइम जो है वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। और कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। भारतीय सचिव, कैबिनेट मिशन के टाइम भारत के सचिव लॉरेंस थे। व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और नौसेना मंत्री कौन थे? अलेक्जेंडर, ठीक है। तो बेटा अब ये कैबिनेट मिशन में जो ये प्रतिनिधित्व है ये भारत आया, और उस टाइम वायसराय कौन थे? वेबल थे। और इन्होंने संविधान सभा का लक्ष्य रखा, ठीक है। अब 1935 के एक्ट के अंडर ही संघीय न्यायालय की व्यवस्था हुई। ब्रिटिश संसद सर्वोच्च था। भारतीय परिषद का अंत हो गया। अब 1947 का एक्ट आया। इस एक्ट के अंडर ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया, ठीक है। 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। तो इसी के साथ हमारा पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो MCQ करेंगे, जो कि किसी ना किसी एग्जाम में आए होंगे। सो वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। एंड मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।